राम कुमार जबलपुरिया जी, तमाम जिलों से आए हुए हमारे दोनों संगठनों के कार्यकर्ता साथी, ट्रेड यूनियन, किसान सभा, जनवादी महिला समिति और तमाम संगठनों के हमारे नेतागण, बुद्धिजीवी साथियों, बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, ये जो कार्यक्रम का परिचय सोमनाथ जी ने रखा, इस तरह से एक बात और छोटी सी जोड़ना चाहता हूँ कि हरियाणा न्याय समिति लंबे समय से समाज सुधार का काम, वैज्ञानिक चेतना की प्रचार प्रसार का काम करती है। महात्मा बुद्ध से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक जितने भी बड़े सुधारक हुए, उन सुधारकों की जो नज़र थी वो किस प्रकार से वैज्ञानिक नज़र से समाज के बदलाव के लिए काम करते थे, इस बात को समझते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम उनकी विरासत के साथ एक रिश्ता, एक संबंध अपना महसूस करते हैं। और साथ ही दलित अधिकार मंच अम्बेडकर की विरासत का सच्चा वारिस ये मंच निश्चित तौर पर है, इसलिए हमने इस संयुक्त आयोजन का एक प्रयास किया और आज इस आयोजन में हम सब लोग यहाँ शामिल हुए, शरीक हुए। अम्बेडकर की 134वीं जन्म दिवस की कार्यवाही आज पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में, सिर्फ देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया उसको मना रही है, याद कर रही है। कुछ बातें पहले मैं भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में आपसे साझा करना चाहूँगा। आमतौर पर वो बात हमारे से छूटती है या कभी कभी हो सकता है कि जानकारी का भी अभाव रहता। बात ये है कि भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे, ये बातें तो आमतौर पर मालूम है कि स्कूल के अंदर जब उनको प्रवेश मिला तो उन्हें बताया गया कि आप कक्षा से बाहर बैठिए और जहाँ बच्चों के चप्पल जूते उतारे जाते थे उसके ऊपर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता था। ये बातें सबको पता है। ये ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूल के अंदर क्लास में एंट्री नहीं मिली और ये कहा गया कि दरवाजे पर बैठे हो आप, वहीं आप बैठकर पढ़ाई कर लो, वहीं आप मास्टर की टीचर की बात सुन लो। ये व्यक्ति सबसे पहला हिंदुस्तानी है, सबसे पहला भारतीय व्यक्ति है जो अमेरिका में पहुंचा। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर पहुंचा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पहुंचे तो 4 विषयों का अध्ययन वो कर रहे थे। दर्शन शास्त्र का अध्ययन था, समाजशास्त्र का अध्ययन था और अर्थशास्त्र का अध्ययन था और चौथा विषय जो है वो साहित्य का अध्ययन था। अब ये जो चारों विषयों को अम्बेडकर ने जब जोड़ा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहला पर्चा लिखा, पर्चा उन्होंने ये लिखा कि भारत में जाति व्यवस्था भारत में उस समय तक जब ये पर्चा पेश किया गया तो उस विश्वविद्यालय की जो मतलब इसको शैक्षणिक बॉडी होती है, जिसको सेनेट बोलते हैं, उस शैक्षणिक बॉडी के अंदर 71 सदस्य थे। अमेरिका की शैक्षणिक बॉडी उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी उसके अंदर 71 व्यक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं तो वो व्यक्ति कितने बुद्धिमान होंगे। उन सभी बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में अम्बेडकर ने वो पर्चा प्रस्तुत किया और उस प्रस्तुति के 100 साल के बाद अमेरिका के विश्वविद्यालयों के अंदर जाति के भेदभाव को लेकर कानून बनाया जाता है। वो पर्चा उस कानून के निर्माण की नींव रखता है, अम्बेडकर का वो पर्चा। ये वो दर्द है असल में जो बचपन में अम्बेडकर को सहना पड़ा, लेकिन उस दर्द को उन्होंने अपने तक नहीं समेट के रखा। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो अन्याय की बात हुई, जो उत्पीड़न की बात हुई, जो शोषण की बात हुई, पूरी दुनिया के अंदर उसके साथ जोड़कर जब देखा तब उन्होंने भारत की पूरी सामाजिक व्यवस्था को एक तरह से पूरी सामाजिक व्यवस्था के इतिहास को समझा। और जब वो पूरी सामाजिक व्यवस्था के इतिहास को समझ रहे हैं तो उस समय अम्बेडकर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में जाति की जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म की संतान है। हम ये बात बड़ी अजीब करती है, लेकिन उन्होंने कहा अम्बेडकर ने कि अगर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो हिंदू धर्म को अपना पुनर्निरीक्षण करना पड़ेगा, पूरी को अपनी शिक्षा करनी पड़ेगी। ये जो रिश्ता बता रहे हैं अम्बेडकर, पहला फिर से पहला व्यक्ति अम्बेडकर
बल्कि दुनिया भर के शोषित लोगों के संघर्षों के साथ अपनी चेतना को जोड़ रहा है और अपने दिल और दिमाग को जोड़ रहा है। दूसरी बात जो अम्बेडकर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो बात ये है दरअसल कि अम्बेडकर ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने भारत में सामाजिक व्यवस्था को पलटने का संघर्ष किया और उसी व्यक्ति ने भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का भी संघर्ष किया। ये जोड़ के जब एक व्यक्ति ने संघर्ष किया है ऐसे व्यक्ति का मैं आर्थिक संघर्षों के अंदर आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत साम्राज्यवाद का जो हमला था, जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया अंग्रेजी राज के अंदर जो शोषण था वो बहुत भयानक शोषण है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सब लोग यहाँ जो बैठे हैं। 1857 के अंदर बड़ा संग्राम होता है। उस बड़े संग्राम से पहले 100 लड़ाइयां किसानों में लड़ी है। 1763 के अंदर पहला विद्रोह किसानों ने शुरू कर दिया था। 1763 में जाओ और 1763 के बाद 1857 तक ये लगातार 103 लड़ाई इतिहासकार हुए अयोध्या उन्होंने बताया 103 लड़ाई लड़ी है किसानों को। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी, लेकिन उसी समय उसी दौर के अंदर अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते लड़ते साथ में भारत के अंदर जो समाज की व्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत को राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये लोग उठा रहे थे जिसको अम्बेडकर ने अपने दिलों दिमाग का हिस्सा बनाया। अम्बेडकर वो व्यक्ति है जो राजनीति के मोर्चे के ऊपर भी लड़ाई खड़ा करता है और अम्बेडकर वो व्यक्ति है जो सामाजिक संघर्षों को भी एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर स्थापित करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आज हमारे बीच में चर्चा के ऊपर व्यक्तित्व के ऊपर हम चर्चा करते हैं और इसी दोनों धाराओं का परिणाम है जब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर संविधान की एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई, उसके 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों के अंदर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। उस ड्राफ्ट कमेटी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के अंदर अम्बेडकर के जो विचार है वो विचार दोनों धाराओं को समेट कर एक क्षण के ऐसा नहीं है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कार्यक्रम था। ये संविधान लिखने का दिन और रात का कार्यक्रम था और लगातार इसी प्रकार से बड़ी बड़ी सभाएं करके उनके अंदर प्रस्ताव रखे जाते थे और फिर उसके ऊपर चर्चा करवाई जाती थी। तो वो एक दिन भी इस प्रकार का नहीं जब अम्बेडकर ने राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे की अपनी सोच और समझ को जरा सा भी गुजरी होती है और सामाजिक न्याय का तो अम्बेडकर कहते हैं। तो ये एक उसके बारे में एक बात इस प्रकार की हमें जरूर समझनी चाहिए जब भी हम अम्बेडकर के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मसला है, आज मसला जो है अम्बेडकर को हमारे साथ कोटेशन लगाई है वो कोटेशन देखिए ध्यान से देखिए। मेरे नाम को जयकार करने से अच्छा है कि आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। अब ये तो मसला है, मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो मतलब क्या है, अम्बेडकर चाहते हैं कि उनके विचारों को सुने और आज की सरकार क्या करती है, आज की सरकार चाहती है कि मतलब अम्बेडकर के नाम के ऊपर वोट ले। और इसके अलावा जो बहुत सारे लोग अम्बेडकर को बनाते हैं उनके मात्र फूल मालाएं चढ़ाते हैं, श्रद्धासुमन चढ़ाते हैं। कल भी एक कार्यक्रम नंबर बड़ा कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था, साथियों भाई यहाँ बैठे साथी 150 के करीब साथी ने हमें हम कुछ बात कर पाए। इसके अलावा श्रद्धासुमन की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर के बारे में किसी जानते नहीं हो, उसके संघर्षों को नहीं जानते, उसके विचारों को नहीं जानते। सवाल ये है कि इसके बगैर जो अम्बेडकर का विचार था, अब ये जो अम्बेडकर का विचार है भारत के संविधान के अंदर किस प्रकार से शामिल हो रहा है और भारत के संविधान की आज क्या स्थिति है, भारत का संविधान कह क्या रहा था, इसके ऊपर भी कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करता हूँ जिसका हमने निश्चय रखा समय कि भारत का विचार और अम्बेडकर ये कुछ ये जुड़वा है, एक को किसी रूप में रह भारत का विचार पैदा करने में अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। अब लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि भारत के विचार की बात कब करेंगे तो आजादी के आंदोलन के अंदर हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को दिलचस्पी बहुत है। हम इसी प्रकार से भगत सिंह को याद करते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं, उनकी शहादतों के उसमें नमन करते हैं। हमारे दिलों के ऊपर एक तरह से उनकी कृतज्ञता का भाव आज भी हर जन के अंदर दिमाग के अंदर रहता है।
चार धाराएं मैं रखना चाहता हूँ, चार धाराएं की आज़ादी के आंदोलन। आमतौर पर ये 3 धाराओं की चर्चा होती है, लेकिन मैं आपसे चौथी धारा की बात करूँगा। 3 धाराएं क्या थी? एक धारा थी गांधी नेहरू, ये धारा स्पष्ट है, सबको सही बात। एक धारा थी क्रांतिकारी की धारा, भगत सिंह की धारा, वामपंथियों की धारा। बड़े संघर्ष हैं, बड़ी कुर्बानी है, आप जानते हैं। तीसरी धारा थी जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा पहले हुई, वो उसको समझने की जरूरत है। वो धारा थी दक्षिणपंथ की धारा, ये सत्ता है जो सत्ता में बैठ गए। और चौथी धारा थी अम्बेडकर की धारा। साथियों, अम्बेडकर बात है, इसको बोलना नहीं चाहिए। ये 4 धाराएं जो है आजादी के आंदोलन के अंदर काम करती है। एक जो धारा है जिसका आज सत्ता के ऊपर कब्जा है, उसको अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन उसको भारत के समाज में अपने विचारों का वर्चस्व स्थापित करना है। ये लड़ाई उनकी भी है, वो भी लड़ रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। 1925 से 24 से और उससे पहले हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार जो है आपके सामने आजादी के आंदोलन के अंदर दिखाई देता है, वो भी धारा है। दूसरी धारा जो है वो धारा ये है कि धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवादी, वैश्विकवाद में शब्दों में उस समय के विचार है, बाद में लेखनी बन गई। एक विचारधारा ये न्याय की बात, समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, अधिकारों की बात, ये विचारधारा। और एक विचारधारा ये है कि केवल इतने से भी बात नहीं करना, भूमि सबको बांट दो, आर्थिक समानता की बात लेकर आ। ये 3 विचारधाराएं टकरा गई। चौथी विचारधारा अम्बेडकर की ऐसे क्या किया, जिसने पहले बताया कि अम्बेडकर क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे के ऊपर बहुत गहरा चिंतन कर रहे हैं। एक धारा ने तो संविधान रिजेक्ट कर दिया, ना वो संविधान के निर्माण में शामिल हुए, ना उन्होंने संविधान को स्वीकार किया। बाकी की जो धाराएं थी, उन धाराओं में अम्बेडकर और उनके साथियों के हवाले कर दिया कि आप संविधान का ड्राफ्ट लिखिए। तो ड्राफ्ट लिखने की जो कार्रवाई शुरू होती है और जब आगे बढ़ती है, तो उसमें बड़ी भारी चुनौती है, बहुत भारी चुनौती है। उस चुनौती को अम्बेडकर ले रहा है और संविधान लिखा जा रहा है, तो उस संविधान का जो स्वरूप निकल के आया, ये भारत का विचार है। एक धारा उस विचार को नहीं मानती, लेकिन बाकी की जो 3 धाराएं थी, उन तीनों धाराओं के विचारों को संविधान के अंदर कलमबद्ध कर दिया अम्बेडकर। सहमतियां बनवा दी और सहमतियां बनवाकर ये बताया कि आने वाले समय में 47 के बाद बंटवारा हो गया देश का, पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश बन गया, लेकिन भारत जो है वो क्या होगा, आज भी उसी में हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, उसी में जीवन जीते सारा। वो भारत का विचार क्या था? वो भारत का विचार क्या था? हम भारत के लोग, ये संविधान की प्रस्तावना है, यहाँ से शुरू होती है। इस बात के लिए बड़ा जबरदस्त टकराव है संविधान सभा में। परसोत्तम दास टंडन संविधान सभा के सदस्य थे, ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो क्या कहते थे, संविधान का पहला वाक्य ईश्वर के नाम पर होना चाहिए, पहला वाक्य ईश्वर के नाम पर होना चाहिए। ये बाकी की जो धाराएं थी संविधान सभा के अंदर, इन्होंने कहा कि हम भारत के लोग यहाँ से शुरू करें, क्योंकि हम भारत के लोग जो हैं वो दरअसल शासन को चलाते हुए, व्यवस्था को चलाते हुए न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को अपने समाज के अंदर स्थापित करें। हम भारत के लोग
मतभेद आया वहां ईश्वर हार गया और हम भारत के लोग जीत गए। ये संविधान की शुरुआत कहां से? इसलिए साइंटिफिक तरीके के लोग संविधान को इस तरह से देखते हैं और उसी संविधान के अंदर ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में एक एक नागरिक को, एक एक भारतीय व्यक्ति को इतनी विशाल पहचान प्रदान करती है। पहचान क्या थी? पहचान क्या थी? फलाने का मुजरा है, फलाने का जो है ना मतलब जात गोद नाम, इस पर पहचान है, बाप अभी भी पहचान है। लेकिन वो संविधान भारत के नागरिक की पहचान के रह सकते। वो संविधान 4000 साल की सामाजिक व्यवस्था को पलट दिया, 4000 साल की सामाजिक व्यवस्था को पलट दिया और वो सामाजिक व्यवस्था अन्याय और उत्पीड़न के आधार पर जाति व्यवस्था को कायम करके चलती है और वो सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ है। दलित, शूद्र और महिलाएं ये पूरे समाज व्यवस्था के अंदर कहीं नहीं खड़े, ये केवल और केवल चाकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए, भूखे पेट सोने के लिए, शोषण के लिए 4000 साल की व्यवस्था इनको इन नियमों के अधीन रखती है और हमारा संविधान इस व्यवस्था को पलट देता है, पूरी व्यवस्था। ये बहुत एक तरह से अपने आप में अनोखी बात है और उस समय आपको पता होगा इस बात का, अमेरिका में भी 1920 के अंदर गोरी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था और सभी को जो अमेरिका के अंदर अधिकार मिला वो 1976 में मिला है। और हमने ये अधिकार कब किया है, कब हासिल किया है? 1950 में हासिल किया है। जो पहला चुनाव आयोग है, उस पहले चुनाव आयोग का जो काम है पूरा वो आज तक दुनिया भर के अंदर स्थापित है। ये हिंदुस्तान का, ये भारत का गणतंत्र जो है ये इन लोगों के लिए है और भारत का जो विचार है कुल मिला के वो हमारे राज्य को कहता है, स्टेट को कहता है, सरकार को, इसका मतलब है सरकार को वो कहता है कि आप जो काम करेंगे वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करेंगे, वो प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के आधार पर काम करेंगे, आपको इस प्रकार से काम करना है, कल्याणकारी राज्य बनाने के काम करने होंगे आपको और प्रभुसत्ता संपन्न हमारा देश होगा, किसी बाहरी दबाव पर नहीं देता। ये तो वो राज्य के लिए आदेश देता है हमारा संविधान और नागरिकों को क्या देता है? नागरिकों को अधिकार ही अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और फिर इसका पूरा का पूरा विस्तार है। उस विस्तार के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 39 तक, बल्कि 12 से शुरू करते हैं, 12 से लेकर 39 तक मौलिक अधिकारों में पूरा का पूरा करते हैं। मौलिक अधिकारों से अपने एक नागरिक को, गरीब से गरीब नागरिक को, शोषित और पीड़ित समाज को 4000 साल का अन्याय उत्पीड़न सह रहे हैं, उनको मुक्ति प्रदान करती है, उनको नागरिक कैसे देगी और उनको अधिकारों से लैस कर दिया। ये है संविधान की देन, ये भारत का विचार। लेकिन जो चौथी धारा जिसकी आज सत्ता है, उनके विचारों में ये भारत नहीं है, उनके विचारों में हिंदू राष्ट्र है और वो हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति के आधार पर चलता है। इसको जो दक्षिण पंथ के लोग थे उस समय संविधान सभा के अंदर, दक्षिण पंथ के लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानते, उन लोगों ने इसको भीम स्मृति बोला। बोले भीम स्मृति से हमारा देश चलेगा, नहीं हो सकता है, हमारा देश मनुस्मृति से चलेगा। तो वो जो मनुस्मृति से संचालित करने वाली ताकतें हैं, वो ताकतें आज सत्ता के ऊपर हावी हैं। तो इस प्रकार के भारत के विचार को स्वीकार नहीं करते, जहां न्याय की बात हो, जहां स्वतंत्रता की बात हो। अब वहां जो न्याय की बात थी और यहाँ जो न्याय की बात है, आखिरी बात कहते हैं, उस बात को खत्म कर रहा हूँ। वहां न्याय की बात क्या थी, संविधान में न्याय की बात क्या है, ये समझने की बात है। संविधान के अंदर न्याय की बात यह है कि
ये जो अंतिम पायदान पर बैठा है, 4000 साल से इसमें शोषण होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी खत्म हो गई, कोई जीवन को जी नहीं पाए, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से सांस लेना उनके लिए गवाह नहीं था। 4000 साल का इतिहास उनके लिए वो बात जो घड़ी उसको देखने की समझने की जरूरत है, उसके आधार पर न्याय होगा, इसलिए उनको आरक्षण देगा। और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। धारा 29 है, अनुच्छेद 29 इसको बोलते हैं संविधान का, वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरे अधिकार देती है कि आप अपना धर्म स्वतंत्रता से मनाओ, इसके लिए आप शिक्षा दो लोगों के अंदर आप शिक्षा भी दे सकते हैं धर्म की, इसलिए आप बड़े स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। यूपी के अंदर अभी हाल ही में 25,000 मदरसों के ऊपर निशाना ले लिया, सर्वे बिठा दिया। बहुत जल्दी बढ़िया में शोध कर रहा हूँ, सूचनाएं आप लोगों के पास होंगी। 16,500 मदरसे एक रात के अंदर बंद कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे लोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर सरकार का समर्थन हो गया, सरकार के फैसले को ठीक बता दिया। 16,500 मदरसे और 17 लाख बच्चे उसी रातों रात सड़कों के ऊपर आगे स्कूल नहीं होते थे, मदरसे बंद करने लगे। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सारे मदरसे खोल दिए। ये धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के बाद आज की सरकार से पूरे संघर्षों से गुजर गए, न्याय की बात पूरे संघर्षों से गुजर गए। वो न्याय ये था कि आखिरी आदमी तक पहुंचेगा, इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देंगे, इसीलिए दलितों को विशेष सुरक्षा देंगे और इसी तरह से महिलाओं को विशेष सुरक्षा देंगे। हमारे आने वाले वक्ता तरह से जिक्र करेंगे इस साल, तो आप ये देखिए कि ये था न्याय। आज का न्याय बिल्कुल उल्टा है, गौर करने की बात है। आज का न्याय क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये क्या न्याय है? आज का न्याय क्या है? अल्पसंख्यकों के बारे में ये कहते हुए नहीं सकते हैं कि तुष्टीकरण हो जाएगा। अरे भाई, जो आखिर में रह गया उसका तुष्टीकरण नहीं है, उसको बराबर में कैसे लाएंगे? ये वो सिद्धांत लागू करने वाले हैं जो बकरी और शेर एक ही तालाब के ऊपर पानी पिएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये समानता का जो बात है ये ढोंग है। सबका साथ सबका विकास सभी संभव है। जब पीछे जो रह गया है उसका आरक्षण बरकरार रखो, उसको विशेष प्रकार की सुविधाएं दो, विशेष प्रकार का ख्याल रखो। हमारे घर परिवार के अंदर एक बच्चा कमजोर है, किसी भी तरह से तो हम कैसे उसकी केयर करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, माँ बाप जानते हैं इस बात को, तभी वो बच्चा कुछ ना कुछ जीवन जी पाता है। ऐसा ही देश है, देश के अंदर जो आबादियां पीछे रहती है, आर्थिक रूप से पीछे रहती है, उन आबादियों के लिए न्याय कैसे हो सकता है? न्याय तभी हो सकता है जब उनकी विशेष प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। उसको कहा सामाजिक न्याय, और इस न्याय की आगे पूरी परिभाषा ही नहीं। आर्थिक मोर्चे के ऊपर उन्होंने बताया कि उद्योग मिलने चाहिए और साथ ही साथ भूमि सुधार होना चाहिए। तो अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन भी बड़ा मजबूत है, और उस समय का जो भारत का विचार है उन सारी बातों को कुल मिला के जोड़ रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले जो लोग हैं वो संविधान को अभी धीरे 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 करके धारा 370 उसके बाद ये सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ गया, एनआरसी जो आ गया, उसके साथ रजिस्टर लेकर आ गए। ये जितने भी कार्रवाइयां होंगी अपने मदरसों का आपको जिक्र किया है, आरक्षण खत्म है। बिल्कुल आप समझ लीजिए इस बात को कि आरक्षण खत्म है। तो ये कुल मिला के जो चीज चल रही है, असल में इस समय प्रजातंत्र का ढांचा एक खोल खड़ा करके और उसके अंदर केवल वोट लेकर, प्रजातंत्र केवल वोट देने के लिए, और वोट भी किस प्रकार से लिए जाते हैं आप इस बात को भली भांति जानते हो, अच्छे से जानते हो, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये प्रजातंत्र का एक ढांचा जिसके अंदर प्राण नहीं है, जिसके अंदर सांस नहीं है, ऐसा प्रजातंत्र आपको अभी पेश हो रहा है। जो आपका 19 अप्रैल से पहला चरण जो है वो शामिल शुरू हो जाएगा। इस प्रजातंत्र के अंदर जो है प्राण फूकने की जरूरत है, और ये प्राण तभी फूके जा सकते हैं जब अम्बेडकर और भारत का विचार जो आजादी के आंदोलन में चलता था, जो लाखों लोगों की कुर्बानियों से पैदा हुआ, जो किसान और मजदूरों की लड़ाई से पैदा हुआ, जो भगत सिंह जैसे लोगों के विचार से पैदा हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी ने जिस प्रकार से
1940 के बाद जो काम किया उससे पैदा हुआ। ये भारत का विचार है जो अम्बेडकर और उनके साथियों ने पूरे संविधान के अंदर लिखा। अब उस संविधान की स्वीकार्यता नहीं, अब जो स्वीकार्यता है वो दूसरे संविधानों की है। मनुस्मृति का भी एक संविधान है, उस संविधान के अंदर बताया ये पहले साथियों ने बोला है। अब आप देख लीजिए कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने तो हमें अपने जीवन को कुर्बान करके दिया। उस समय की बात ये थी, उस समय संघर्ष और आज़ादी जो है वो अपने प्राणों से ज़्यादा ऊंची थी। और आज क्या है, आज की राजनीति क्या करेंगे, कुछ राजनीति को छोड़ के, कुछ हिस्से की राजनीति को छोड़कर आप देख सकते हैं कि आज की राजनीति कुर्सी की होड़ है। कुर्सी की होड़ लगातार इस प्रकार से 95 लाख रुपया पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए केवल मात्र अनुमति है उसकी, लेकिन 50 करोड़ रुपया खर्च होना है एक इलेक्शन के ऊपर। 50 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसके बाद जो खरीद फरोख्त होनी है वो कितने अरबों रुपये तक पहुंचेगी। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा घपला है, प्रधानमंत्री के फंड है, ये सारा इसी बात की लाइन थी। तो ये जो जनतंत्र है ये वास्तव में अल्पतंत्र और फिर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई है बात, इसको पलटने का ये अवसर है। इस बात को समझते हुए इस कार्यक्रम का हम एक तरह से हम इस कार्यक्रम की तरफ बढ़े। और इसी की बात है, हमने पहले साथियों ने कहा कि जो अधिकार मंच है और विधान समिति है उस प्रकार से स्वाभाविक अपने सहयोगी बनते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को उन्हीं से गाँव को भी लेकर रहें, ताकि केवल मात्र लोग पूजा पाठ ना करें, अम्बेडकर की उनके साथियों की पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की उस ज्ञान को हासिल करें और उसके विचारों को हासिल करें। इस बात के कार्यक्रम के लिए हम आज ये इकट्ठा हुए। बहुत साथी मुझे खुशी का मौका है अम्बेडकर जी, आप सबको पूरे एक बार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका